नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका BR इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टेट का एग्ज़ाम हरियाणा सरकार अभी फ़िलहाल लेने लग रही है। तो 2 जनवरी को जो पेपर हुआ था स्टेट का, उसमें क्या कुछ क्वेश्चन आए थे मैथ और रीजनिंग के पोर्शन को हम अच्छी तरीके से उसको सोल्व करेंगे। क्या कुछ क्वेश्चन आए हुए थे भाई, तो देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका मैथ के पोर्शन से आया हुआ था भाई। पहला क्वेश्चन क्या था कि भाई एक व्यक्ति जो है 1 से 100 तक के पूर्णांकों को लिखने लग रहा है। ठीक है, 1 से 100 तक के पूर्णांकों को लिखने लग रहा है, तो वो कह रहा है कि जो संख्या 3 है, संख्या 3 कितनी बार रिपीट होगी, यानी कितनी बार संख्या 3 आएगी। तो उसमें देखो भाई, जैसे आपको पता है कि अगर मैं 3 से लेकर के 93 तक लिखूं, 3 से 93 तक लिखूं, तो यहाँ पर जो 3 की संख्या होगी, यहाँ पे देखो जो 31 वाली लाइन है, 31 से लेकर के 40 तक, उसमें एक बार के लिए हम इस 3 को हटा देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो संख्या होगी कितनी होगी भाई, 10 होगी। और अगर 31 से लेकर के मैं 39 तक की काउंटिंग करता हूँ, 31 से लेकर के 39 तक की काउंटिंग करता हूँ, तो टोटल मेरे पास यहाँ पर कितने जो है 3 आएंगे भाई। टोटल यहाँ पे कितने आएंगे, 9 आएंगे भाई, यानी इससे लेकर के यहाँ तक। और एक जो 3 किस में काउंट होने लग रहा है, 30 के अंदर, यानी 30 के अंदर, तो यहाँ पर प्लस एक ये वाला, तो टोटल अपने पास कितने हो जाएंगे भाई, कितने 3 का रिपीटेशन होगा, 10 ये और 10 ये, कितने हो जाएंगे, 20 भाई। 20 इसका राइट आंसर था, 20 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन रीजनिंग के पोर्शन से है। दूसरा क्वेश्चन जिसमें ये दिया हुआ है 1 CV 5 FU 9 IT 15 LS और 17 OR। इसके अंदर जो है ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें आपने ये बताना है कि इसमें रॉन्ग कौन सी टर्म है, यानी गलत पद का जो हमें चयन करना है। तो आप ये देखो, अगर मैं जो नंबर दे रखे हैं उनका अगर क्रम देखता हूँ, तो यहाँ पर कितने का प्लस हो रहा है भाई, 4 का। यहाँ पर कितने का प्लस हो रहा है, 4 का। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 और 6 का प्लस हो रहा है, और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे 2 का प्लस हो रहा है। तो मेरे को कहीं ना कहीं पे इनमें ही जो है, आप ये देखोगे कि इनमें ही कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, क्योंकि 4 का रिपीटेशन 4 का, आगे भी शायद 4 4 का हो सकता था। तो अगर +4 करता हूँ तो 9 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 13। 9 और 4 13, और 13 में अगर आगे ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 13 और 4 17। इसका मतलब अपने पास कौन सा इसमें रॉन्ग नंबर है, 15 LS, ये आपका राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ भाई, ये तीसरे ऑप्शन में दे रखा भाई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे मैथ का क्वेश्चन है भाई, तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, ये कह रहा है। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। मान लिया कि यहाँ पे पुत्र और ये है पिता भी, ठीक है, और ये प्रेजेंट एज है आज की, सपोज किया हमने ये प्रेजेंट एज है। तो ये कह रहा है कि आज से 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। यानी यहाँ से अगर मैं 5 वर्ष बाद में जाता हूँ, तो पुत्र अगर 1 साल का है तो 3 गुनी होगी भाई, पिता कितने का होगा, 3 का। फिर क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये जो 5 वर्ष, अब प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले की बात करने लग रहा है, तो ये कह रहा है
कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का 7 गुना थी भाई। ये अगर 1 साल का है, ये कितने का है? 7 का। ठीक है, रेशियो से अगर हम इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या करना होता है भाई, यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो अपने पास कितने का है? 2 का, और यहाँ पे कितने का है? 6 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 में से 1 गया, 0 बचेगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अपने पास क्या है? 4 का है। तो ये जो 10 सालों का अंतर था, तो वो तो चाहे कितने ही वर्ष बाद आगे पीछे हो जाए, वो जो डिफरेंस है वो हमेशा ही इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंस इक्वल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये जो डिफरेंस आया है इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाली टर्म के साथ, और ये जो डिफरेंस आया है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाली के साथ। अब यहाँ पे देखो अपने पास नया रेशियो बन जाएगा 2, और यहाँ पे 14, यानी ये अपने पास है पुत्र और ये पिता। फिर आगे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगी, ये अपने पास प्रेजेंट एज आ गई, तो यहाँ पे 6 और ये हो जाएगा 18। अब आप देखोगे कि भाई 2 और 6 का डिफरेंस कितने का है? 4 यूनिट का है। 14 और 18 का डिफरेंस भी 4 यूनिट का है। तो यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू टोटल कितने वर्षों के बराबर दे रखी है भाई अपने पास क्वेश्चन में? 5 साल तो पहले की बात है और 5 साल बाद की बात है, तो टोटल कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष। ठीक है, अब 4 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी भाई? 1 यूनिट की वैल्यू कितने वर्ष के बराबर हो जाएगी? 2.5 ईयर के बराबर, यानी 2.5 वर्ष के बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, पिता की वर्तमान आयु क्या थी, यानी पिता की प्रेजेंट एज के बारे में कह रहा है भाई। तो अगर मैं यहाँ पर 5 साल जो बाद वाली एज है, 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि तो सारा का सारा जो है यूनिट में है भाई, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 वर्ष के बराबर है, तो 18 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 और 9 45। ठीक है, 45 वर्ष। अब हमारा ये आंसर नहीं आया है, अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो शायद ऑप्शन मिले 45, और बच्चे क्या करते हैं एकदम से आंसर कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है भाई। इस दौरान उसने कहा है पिता की वर्तमान आयु, यानी यहाँ पर एज क्या रही होगी प्रेजेंट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ये डिफरेंस कितने का था? 5 वर्ष का। 5 वर्ष बाद की बात कह रहा था, तो 5 वर्ष अगर हम लेस कर देंगे तो अपने पास प्रेजेंट एज आ जाएगी, यानी 40 वर्ष। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम जो है ऑप्शन मेथड से भी उठा करके कर सकते हैं, ऑप्शन से भी। तो ऑप्शन से कैसे करना होता है, जैसे मैंने मान लिया कि वो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है भाई, ऑप्शन के हिसाब से मैंने सी ऑप्शन उठा लिया, मान लिया 50, ये पिता की आयु और ये पुत्र की आयु। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है अपने पास 50 वर्ष मैंने ले लिया, मेरे को पता नहीं कि भाई उसका क्या राइट आंसर है, तो 50 लिया। अब ये देखो 5 साल बाद की बात कह रहा था, 5 साल बाद में अपने पास 55 का हो जाएगा। ये अगर 55 का है तो उसने क्या कहा कि जो 5 साल बाद होगी वो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना होनी चाहिए। क्या किसी का भी मल्टीपल 7 गुना 55 हो सकता है भाई? 55 हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन उठाता, मान लेते हैं भाई मैंने उठा लिया 30 वर्ष वाला ऑप्शन उठा लिया, 30 वर्ष वाला। 30 में हम 5 ऐड करते, तो 30 में 5 ऐड करते तो कितना होता, 35। तो यहाँ पर क्या होता फिर, किसका 7 गुना, 5 7 35। ठीक है, अब वापस जाएंगे तो यहाँ पर तो इसका तो जन्म, यानी 5 माइनस करेंगे यहाँ पे तो इसका जन्म होने लग रहा है यहाँ पे।
ठीक है। और ये कह रहा है कि और 5 साल पहले, तो इसका पुत्र ही नहीं था 5 साल पहले, तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम जो है चेक करके, अगर क्वेश्चन नहीं सोल्व करना हो तो हम इस तरीके से पुट करके आंसर निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 इसका राइट आंसर रहेगा भाई। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये जो है डायरेक्शन का, दिशा और दूरी वाला जो क्वेश्चन है वो है भाई। ये कह रहा कि कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लिया कहीं पे भी हमने पॉइंट बना लिया, उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है। ये उत्तर दिशा, ये उत्तर के बिल्कुल अपोजिट दक्षिण दिशा, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक है, अब वो उत्तर दिशा में जा रहा है, कितना जाने लग रहा है भाई। मान लिया मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और उत्तर दिशा में कितना गया, 10 मीटर चलता है। फिर क्या करा है, वहां से दक्षिण दिशा में उसने राइट और लेफ्ट टर्न नहीं किया, वहीं से वापस मुड़ा और दक्षिण दिशा नीचे की ओर होगी, कितना चलता है, 6 मीटर चलता है। वापस आकर के 6 चलता है। फिर क्या करा है, फिर वह पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। पूर्व दिशा इधर होगी तो इधर पूर्व दिशा, और ये कितना चलता है, 3 मीटर। अब कह रहा है अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है। शुरुआती जो बिंदु था, इस बिंदु के संदर्भ में ये वाला जो बिंदु है, यानी अब तो वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ये कौन सी दिशा में होगा, ये पॉइंट। तो हमने कुछ नहीं करना, जहाँ से हमें पता लगाना वहाँ पे प्लस का साइन लगा लिया। अब ये उत्तर दिशा और ये बिल्कुल पूर्व दिशा इधर, और ये जो बीच का एरिया है ये अपने पास कौन सा होगा, उत्तर पूर्व का एरिया। उत्तर पूर्व का एरिया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए और 38% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय में उत्तीर्ण का प्रतिशत बताइए। तो आपसे क्या पूछा गया है वो देखो। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की सहायता से भी बना सकते हैं। जैसे कि उसने क्या कहा कि भाई हमने वो मिक्स का भी बताने लग रहा है दोनों विषयों में, तो मिक्स के लिए ये बना दिया। दोनों विषय में कितने फेल होने लग रहे भाई, 19 विद्यार्थी। ये इंग्लिश हो गया और ये होगी साइंस यानी विज्ञान। 19% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं। फिर कह रहा पहले स्टार्टिंग में देखो 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। 27% अंग्रेजी में, तो आप ये देखो इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें 19 तो पहले आया हुआ है और 27 जो है टोटल का है, तो 19 तो ये 27 में से 19 का कितना बच गया, यानी 8 विद्यार्थी ऐसे थे जो कि केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। उसी प्रकार से इसमें साइंस में 38% फेल होने लग रहे हैं, तो 19 तो ऑलरेडी साइंस के सर्कल में आ चुका है, तो कितने और रह गए, 19 ही रह गए। तो यहाँ पर अगर हम फेल की बात करें, 19, 19, 38 और 8 46, यानी 46% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि इन दोनों विषयों के अंदर फेल हुए हैं। 46% विद्यार्थी। ठीक है, और उसने कहा कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत बताइए। यानी अगर हम 100% में से 40% फेल का हम घटा देते हैं तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 54%। 54%। ठीक है भाई। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, ये भी इजी है क्वेश्चन है। इसमें कहने लग रहा है छठा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस को ये क्या लिख रहा है भाई, IDATOEC। ठीक है। इसके बाद
डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्या लिख रहा है, तो आपसे क्या पूछा है थर्सडे, इसका किस तरीके से लिखेगा। तो आप ये देखो स्टार्टिंग वाले दो जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनका आपस में चेंज कर दिया, यानी स्थान चेंज कर दिए। आगे बढ़ेंगे तो आप ये सोचोगे ये जो टी है और इसका कुछ कर रखा है, तो यहाँ पर जो तीसरा अल्फ़ाबेट दे रखा है, ये तीसरे अल्फ़ाबेट में अब आगे बढ़ते हैं ए टी, यानी टी ए, इसका भी रिवर्स कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं एन, जो एन दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। तो आप सपोज करो अगर एस में अगर एक प्लस करता हूँ मैं तो क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। इसी प्रकार एन में अगर एक प्लस करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और बाकी के आगे के दो अल्फ़ाबेट है उनका भी क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। इसी प्रकार से इसी में दिया हुआ है, यहाँ पे जो सी दे रखा है इसमें भी +1 कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ई दिया हुआ है उसमें भी +1 किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बन जाएगा, पहले दो को हम चेंज कर देंगे एच और टी, यू में एक प्लस करेंगे क्या आ जाएगा वी, आर एस को फिर चेंज कर दिया, फिर डी का आगे वाला क्या होगा ई, और ए वाई को फिर से चेंज कर दिया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एच टी वी एस आर ई वाई ए, यानी सेकंड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। इसके बाद सातवां जो क्वेश्चन है वो देखो, इसमें क्या रखा है ए बी से बड़ा है जबकि सी और डी ई से बड़े हैं। पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए जो है किससे बड़ा है भाई, बी से बड़ा है, यानी हमने ए को ऊपर लिख लिया। जबकि सी और डी ई से बड़े हैं, ई से बड़े कौन है भाई, सी और डी है, ठीक है। फिर कह रहा है ई जो है ए और सी के मध्य में है। अब एक तो स्टेटमेंट आपकी ये बनती है सी और ई जो है, ये कह रहा है सी और डी ई से बड़े हैं, लेकिन सी और डी का यहाँ पे स्टेटमेंट में नहीं बता रखा इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो दूसरा आपका ये भी बन सकता है क्योंकि सी और डी बड़े होने चाहिए ई से, ठीक है। एक आपका ये बन गया, एक ये हो गया संभावना के आधार पे। फिर क्या कह रहा है सी बी से बड़ा है, सी जो है बी से बड़ा है, ये जो सी है ये किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। तो हम एज इसको तो यूं का यूं यहाँ पे तो लिख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जरूर लिख सकते हैं क्योंकि ए को मेरे को किससे बड़ा करना है, बी को करना है, और सी को बड़ा करना किससे करना है, बी से करना है, ठीक है। और एक आपकी स्टेटमेंट है ये वाली हो जाएगी। अब यहाँ पे अपने स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा हो गया। फिर कह रहा है सी और डी ई से बड़े हैं, ई से बड़े कौन से हैं, सी और डी। इसके बाद कह रहा है ई ए और सी के मध्य में है, ई जो है ए और सी के मध्य में है, मध्य में है, ये आपसे कहा गया है। मध्य में तो यहाँ पे भी है लेकिन सी और डी का कन्फर्म नहीं है कि कौन सा ऊपर या नीचे है। लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे जो हिंट निकल के आती है कि मध्य का मतलब है कि ई जो है सी और ए के आसपास है कहीं ना कहीं। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, पहला दे रखा भाई ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, नहीं भाई पहला ऑप्शन आपका गलत है। फिर कह रहा है सी डी से बड़ा है, सी जो है डी से बड़ा है, इसमें होने लग रहा है, इसमें नहीं हो रहा। तो अपने पास जो ई वाली स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको हटा देंगे, अपना आंसर इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहाँ पे कह रहा है सी जो है डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा नहीं है भाई। फिर कह रहा है डी सी से बड़ा है, डी सी से डी सी से बड़ा है, क्योंकि देखो
इन दोनों का यहाँ तक तो मान लिया कि अपना क्वेश्चन निकल के आने लग रहा है दोनों स्टेटमेंट में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों का हमें कोई कंफर्मेशन बताया नहीं गया, क्योंकि ई का मध्य के बारे में जो जिक्र हो रहा है तो वो सी और ए, तो यहाँ पे भी तो मध्य में है, इन दोनों के ही मध्य में है, चाहे वो डी भी बीच में आ रहा हो या और कोई भी आ रहा हो, उससे कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन इन दोनों का कुछ हमें कन्फर्म नहीं है कि भाई इनमें से ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो इसलिए आपका ई ऑप्शन भी गलत है। फिर आगे बढ़ते हैं, ई जो है बी से बड़ा है, हाँ ये निकल के आने लग रहा है कि ई जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ई जो है बी से कहीं ना कहीं बड़ा है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई आपके। आठवां क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है सीरीज के क्वेश्चन में ये दिया हुआ भाई 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11 और आगे क्या क्या आएंगे ये पूछा। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करेंगे कि हम सीधा इसका डिफरेंस 0 का, इसका डिफरेंस 1 का, फिर 4 का, उनको समझ नहीं होती कि ये जो है एक अल्टरनेटिव सीरीज है, यानी या ये कह सकते हैं कि ये जो है मिश्रित सीरीज है, दो टर्म चली हुई हैं यहाँ पे अगर देखोगे 20 का 19 के, यानी पहले का तीसरे के साथ डिफरेंस है, फिर 19 का 17 के साथ है। इस तरीके से यहाँ पे प्लस -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4 करोगे तो अपने पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं दूसरे का चौथे के साथ क्या होने लग रहा, -4, फिर आगे बढ़े -3, आगे बढ़े -2, आगे बढ़े -1, तो 11 में से 1 गया कितना आएगा, 10, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई, 10, 10। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका मैथ से, नाव व धारा के क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, नाव धारा के टॉपिक में से। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर, यानी विपरीत दिशा में कितने जाने लग रहा है, 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और जो धारा की दिशा में यानी डाउनस्ट्रीम में 28 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाते हुए हर बार कितना समय लेने लग रहा है, 5 घंटे का समय लेता है भाई हर बार। तो पानी की गति आपसे पूछी गई है, पानी की गति पूछी गई है। तो इसमें देखो, जो अगर हम चाल की बात करते हैं, चाल की बात करते हैं तो जो यहाँ पे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो जाने लग रहा है उसमें चाल क्या रही होगी, जो दूरी कितनी है 28, और हर बार कितना समय लेने लग रहा है भाई, 5 घंटे का समय लेने लग रहा है। तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो और 5 के 30, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है नाव की चाल है धारा की दिशा में। फिर क्या कह रहा है, और नाव की चाल विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की, जो ये नाव की चाल है, नाव की चाल धारा की दिशा में 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में देखते हैं भाई 13/5, क्योंकि 13 किलोमीटर जाने लग रहा है
अपस्ट्रीम में, और 5 ही घंटे का इसमें भी समय ले रहा है। तो यहाँ पे करेंगे तो 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 2.6। ये आ गई भी नाव की चाल। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई हर बार चलाते हैं तो पानी की गति क्या है, पानी की गति आपसे पूछ रहा। अगर आपसे पूछता कि भाई नाव की चाल, अगर आपसे पूछता नाव की चाल पूछता तो हम क्या करते हैं, u प्लस में v अपॉन में 2, ठीक है, u प्लस में v अपॉन में 2, ठीक। और अगर आपसे पूछता है पानी यानी धारा की चाल क्या होगी, तो ये क्या करेंगे, u माइनस में v अपॉन में 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब कितना आया, ये कितना बच जाएगा 3/2, और कितना आ जाएगा, धारा की चाल क्या आ जाएगी 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये जो है 9वां क्वेश्चन था आपका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन दिया गया है वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, भाई अगर स्टेटमेंट अच्छे से रीड की जाए तो भाई हो सकता है बच्चे ठीक कर दे, वरना क्वेश्चन तकरीबन गलत करके आएंगे। इसमें एक वर्ड दिया गया है, 10वां क्वेश्चन, हर्टलेस, हर्टलेस। इसमें ये पूछा गया है भाई वर्णों का क्रम बदले बिना प्रत्येक वर्ण को एक ही बार प्रयोग करते हुए हार्टलेस कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि भाई हमने ना तो जो अल्फ़ाबेट है उनका रिपीटेशन करना है, और ना ही जो है इनके स्थान को चेंज करना है, ना ही इनके स्थान को चेंज करना है। तो यहाँ पर इसमें से कितने बच्चे निकाल के लेके आएंगे, भाई यहाँ से हर्ट हो जाएगा, फिर ईयर हो जाएगा, हीयर हो जाएगा, और आर्ट हो जाएगा, या से लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4-5 वर्ड निकल के आ रहे हैं, और बच्चे क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन लगा के आ जाएंगे 4, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सोचेंगे कम वाला क्यों करूं, कम से कम ज़्यादा वाला कर दूं, यानी 4। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो इसमें 3 ही वर्ड निकल के आएंगे। एक तो ही हो गया, ठीक है, उसके बाद आर्ट हो गया, उसके बाद लेस हो गया। अब किसी भी जो अल्फ़ाबेट का है दोबारा रिपीटेशन इसके अंदर नहीं होने लग रहा है, और ना ही हमने किसी का स्थान चेंज किया है। तो अपने पास इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3 आएगा। 3 ही वर्ड इसमें निकाले जा सकते हैं, और ही मीन्स वह, आर्ट कला, लेस मीन कमी। तो यहाँ पर इससे आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है भाई ए और बी टंकी को पूर्णतया भरने में 30 और 60 मिनट लेते हैं। ए और बी जो है एक टंकी को फिल करने में कितना समय लेते हैं भाई, 30 और 36 मिनट लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर 2 नलों को खोल दिया जाता है। अब नल ए को कब बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में एकदम से भर जाए। 18 मिनट में भरनी है भाई नल की, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा भाई, एलसीएम कितना आएगा 180, ठीक है, और 30 से करेंगे ये 6, इससे करेंगे 180, ठीक है। अब इसने कहा कि 18 मिनट के अंदर जो है टंकी को फुल करना है। तो आप ये देखो ए की कार्य क्षमता
6 है और बी की कार्य क्षमता 5 है। टोटल जो है काम कितना होने लग रहा है, 6 और 5 11, यानी 1 मिनट में कितना काम होने लग रहा है, 11 काम होने लग रहा है। और वो कह रहा है कि 18 मिनट में टंकी फुल भरनी है। तो अगर ये दोनों चलते रहते तो अपने पास 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, 11, और 18 मिनट में कितना कर लेते भाई, 198 लीटर पानी उसमें आ जाता, 198 लीटर पानी आ जाता। ठीक है। तो अब आप ये देखो, उसने क्या कहा कि नल ए को कब बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में बंद हो जाए। नल ए को बंद करना है भाई, लेकिन आप ये देखो कि अगर वे दोनों काम करते तो 198 18 मिनट तक 198 लीटर भर लेते, लेकिन टंकी की कार्य क्षमता कितनी है, 180 है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे नल ए को बंद करना है तो बी जो है वो तो चलता रहता है भाई। बी ने स्टार्ट किया था यहाँ से, ए प्लस बी दोनों ने चलना शुरू किया था, और बी लगातार कितना चल रहा है, 18 मिनट तक, कितना 18 मिनट तक चल रहा है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी की कार्य क्षमता 5 है। तो बी की कार्य क्षमता अगर 5 है तो 18 मिनट तक उसने काम किया तो टोटल कितना काम कर लेगा, 18 पंजे 90। तो 90 लीटर ये पानी बी अकेला मतलब बी चलता रहता तो भर लेता। अब ये बात देखो कि बी ने यहाँ तक काम किया, अब काम कितने बच गए, 180 में से 180 लीटर की कुल टंकी थी और 90 लीटर यहाँ पे बी भरने लग रहा है अपनी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग। तो 180 में से 90 के कितने बच गए, 90। अब जो ए को बंद करना था कितने मिनट के बाद, यानी ए ने कितना काम किया, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है, यानी 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है। तो 90 लीटर को कितनी देर में भर देता, 15 मिनट में। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि ए को 15 मिनट के बाद बंद किया जाना चाहिए और बी लगातार चलता रहता तो टंकी कितने समय में भर जाती, 18 मिनट के दौरान। और तकरीबन बच्चे इसी तरीके से करेंगे, अगर जिसका बेस क्लियर नहीं है कि भाई 5 और 6 11 18 मिनट में 198, और फिर वहीं पे गड़बड़ हो करके वो वहाँ पे क्वेश्चन को गलत करके आते। तो इसीलिए ये आगे बढ़ाया था मैंने। लेकिन हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये हमारी टंकी की क्षमता है, यानी 180 लीटर ही पानी उसके अंदर आ सकता है। तो बी तो लगातार 18 मिनट तक काम कर रहा था, 90 लीटर काम कर दिया, बच गया कितना, 90। अब कार्य क्षमता यानी ए की कितनी है, 6, यानी 1 मिनट में 6 लीटर भर सकता है। तो 90 लीटर को कितनी देर में भरता, 15 मिनट। 15 मिनट में जो है किसको बंद कर देते, ए को बंद कर देते और बी चलता रहता। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 15 मिनट। इसके बाद आगे देखो भाई, 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या बराबर है। विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या, यानी जो 12वां क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या कह रहा है कि 8 और 15 और 24, 8, 15 और 24 इससे विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या निकालनी है। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं ये है भाई, 120, 1800, 3600 और 6400। तो आप ये देखो उसने न्यूनतम वर्ग संख्या पूछी है, तो पहली बात है भाई ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। 120 एक वर्ग संख्या नहीं है किसी का भी, 1800 भी वर्ग संख्या नहीं है किसी का। अब न्यूनतम वर्ग संख्या भाई 64 है, 6400 है और 3600 है। ठीक है, ये 60 का वर्ग है और ये 80 का वर्ग है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, 100 एलसीएम इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 5 120 और
भाग देना है मेरे को, 120 को 3700 से डिवाइड करेंगे तो यह डिवाइड पूरी पूरी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर संख्या भी है और न्यूनतम संख्या भी है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3600। ठीक है भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौदह का जो सवाल है ये कह रहा है कि एम टी आर के और डी प्रत्येक की लंबाई जो है ये दे रखे है एम टी आर के और डी, ये अलग अलग जो है लंबाई, एम केवल टी से छोटा है यानी बाकी सबसे बड़ा है, तो टी से एम केवल टी से छोटा है बाकी सबसे बड़ा है। ठीक है भाई, फिर कह रहा है और डी केवल के से लंबा है, डी जो है केवल के से लंबा है, इसका मतलब बाकी सबसे छोटा है। ठीक है भाई, इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? आपको पता है कि भाई दो व्यक्ति यहाँ पे हो गए, दो यहाँ पे हो गए, एक ही व्यक्ति बचा हुआ है जो तीसरा स्थान ले सकता है, और वो कौन हो जाएगा? आर। कौन हो जाएगा? आर। अब अपनी स्टेटमेंट भी सही रहती है इसके दौरान कि भाई एम जो है केवल टी से छोटा है, एम टी से छोटा है और सभी से क्या है? बड़ा है। उसी प्रकार से डी केवल के से लंबा है और बाकी सबसे छोटा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर अर्धवार्षिकी चक्रवृद्धि ब्याज करने पर 800 रुपए की एक राशि जो मूलधन दे रखा है अपने पास, वो कितना दिया हुआ है भाई? 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये। फिर जो राशि जो बन रही है, मिश्र धन जो बनने लग रही है, वो अपने पास कितना है? 926.10। ठीक है, ये रुपए मिश्र धन है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% वार्षिक। और ये अर्धवार्षिकी जो है चक्रवर्ती ब्याज करने लग रहा है। अर्धवार्षिकी का मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपना कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा भाई, तो यानी 10/2 कितना हो जाएगा? 5% लगेगा। आज आधी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के बाद, क्योंकि अर्धवार्षिकी यानी 6 महीनों के बाद वो ब्याज लेने लग रहा है, 6 महीनों के बाद ब्याज लेने लग रहा है। ठीक है, यानी साल में 2 बार ब्याज लेने लग रहा है उसे। फिर आपके ऑप्शन क्या थे? देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ही सोल्व हो जाता है ये इसके ऑप्शन है भाई, 4.5 वर्ष और 2 वर्ष। तो आप ये देखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेरा कितना है? 5%। ठीक है, अगर 800 रुपये का मैं 5% निकालता हूं तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 40। यानी मैं मान लेता कि भाई 40 जो है पहले वर्ष मेरे को 40 मिलने लग रहा है, दूसरे वर्ष भी जो 6 महीने के बाद में ब्याज लग रहा है वो भी 40 लेने लग रहा है। अगर तीसरे वर्ष भी जाता तो फिर 40 लेने लग रहा है। अगर और चौथे वर्ष आता, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो सभी वर्षों का जो है वो बराबर होता है। ठीक है, यानी अगर मैं ये टोटल कितने वर्ष हो गए भाई? क्योंकि एक साल में 2 बार लिया, एक साल में 2 बार लिया, यानी कितने हो गए टोटल? 2 साल। अगर मैं 2 साल की बात करता हूँ तो 2 साल में टोटल ब्याज कितना आने लग रहा है?
40 80 80 160 रुपये। लेकिन मेरे को यहाँ पे ब्याज केवल कितना मिलने लग रहा है, 126.10 रुपये ही मिल रहे। इसका मतलब 2 साल या 2 साल से ऊपर जितने भी ऑप्शन थे वे मेरे आंसर नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर किसी को साधारण ब्याज का भी थोड़ा बहुत आता होगा तो वो भी अपना क्वेश्चन सीधे ही डायरेक्ट निकाल लेता। अब बात करते हैं कि भाई 3 वर्ष यानी 1.5 वर्ष में कैसे आया होगा। तो प्रथम 3 बार जो मिलेगा हमें ब्याज तो वो इक्वल मिलेगा। फिर इस वर्ष गए तो इस वर्ष जाएंगे तो इसका भी 5% मिलेगा। इसका 5% कितना हो जाएगा, 40 का 5% 2 रुपये, ठीक है। फिर इस वर्ष में बढ़े तो ये भी हमें क्या दे देगा, 2 रुपये देगा इसका। और इस वर्ष में जाएंगे तो इसका भी हमें क्या मिलेगा, 2 रुपये, क्योंकि इसका भी 5% मिलेगा। और जो ये 2 रुपये है ब्याज के, इस पे भी क्या लगेगा, 5% लगेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये 5% इसका कितना हो जाएगा, 0.10। तो अब ये यहाँ पे देखो 40 40 60 और 40 120, 2 2 4 और 2 6, 126 126.10 रुपये ये आपका निकल के आ सकता है, ठीक है। तो कितने वर्ष लगेंगे भाई, जो है 1.5 वर्ष का जो समय रहेगा उस दौरान ये 126.10 रुपये ये ले लेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, श्रीमान एक्स ने श्रीमती एक्स के लिए, ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। श्रीमान एक्स ने श्रीमती एक्स के लिए कहा, यानी एक्स कहने लग रहा है, किसके लिए कह रहा है, वाई के लिए कह रहा है कि वाई मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। यानी ये जो वाई है वो क्या है, मेरी जो माता है, इसकी कोई माता रही होगी यहाँ पे नेगेटिव साइन, इसका कोई पुत्र यानी इसी का बेटा रहा होगा पॉजिटिव साइन, और उसकी पुत्र की क्या है, ये पत्नी है भाई, पुत्र की क्या है, पत्नी है, ठीक है। तो ये कहा कि श्रीमान एक्स श्रीमती एक्स से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एक्स है ये तो पॉजिटिव ही साइन था, तो ये एक्स ये एक्स वाई का क्या लगेगा, तो ये क्या लगेगा भाई, ससुर लगेगा, ससुर लगेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपल सी जो स्टेटमेंट दे रखी है उसी को डायरेक्टली ही लिख दिया करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। कैसे लिखोगे कि भाई 6 पेनों का 6 पेन का क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 8 पेन का क्रय मूल्य के बराबर, 8 पेन का क्रय मूल्य के बराबर। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस स्टेटमेंट को उठा करके इसके नीचे लिख देता हूँ, पेन का विक्रय मूल्य, ठीक है। और ये यहाँ पे लिख दिया, और ये जो 8 था इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कुल स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 6/8। यानी ये क्या कहने लग रहा है कि भाई जो 6 पेन का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, कि अगर मैं 6 पेन बेचता हूँ तो उन पे क्या मुनाफा होता है, जो कि मैं 8 पेन खरीदता हूँ यानी 2 पेन का मुझे मुनाफा होने लग रहा है। तो यहाँ पे
इनका कितने का डिफरेंस है, 2 पेन का, ठीक है। और कितने पेनों पे होने लग रहा है ये मुनाफा, 6 पेन पे। 2 पेन का मुनाफा हुआ कितने पे हुआ, 6 पेन पे हुआ। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, 33 से ही 1/3% का क्या हुआ भाई, लाभ हुआ है। क्या हुआ, लाभ हुआ है। चाहे इसको जो है मूल्यों में भी निकाल सकते हो, कि अगर मैं ये कह दूं कि एक पेन का मूल्य जो है 5 कर दिया, इसका भी 5 है, तो आप ये देखो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 40। 30 रुपये में मैंने खरीद के कितने में बेच दिया, 40 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, 10 का लाभ कितने पे हुआ, 30 पे हुआ। और मल्टीप्लाई 100 के साथ कितना आ जाएगा, वही 33 से 1/3%। आप किसी प्रकार से भी कर सकते हो, अगर आपका मैथ का बेस क्लियर है तो। बेसिक मैथ आपको जरूर आना चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद देखो, ये कह रहा है कि भाई 18वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति सिर नीचे करके और पैर ऊपर करके योग अभ्यास करने लग रहा है, उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है, यानी पश्चिम दिशा की ओर, ये पश्चिम दिशा हुई, ठीक है। और इस तरफ जो हो उसका फेस है भाई, इस तरफ फेस है, और ऊपर जो है पैर किए हुए हैं, ऊपर की तरफ उसका पैर है। तो वो कहने लग रहा है उसका जो लेफ्ट हैंड होगा, ये कह रहा है उसका बायां हाथ, उसका बायां हाथ है किस दिशा की तरफ होगा। तो बायां हाथ जो है, अगर ये सपोज करो कि सीधा इस तरीके से ये खड़ा होता, यानी ये इसका राइट हैंड होता, ये इसका लेफ्ट हैंड होता, ठीक है। इधर राइट हैंड होता और इधर लेफ्ट होता। अगर ये सीधे रूप से खड़ा होता पश्चिम की ओर फेस करके, अब वो उल्टे मुंह के करके योगाभ्यास करने लग रहा है, तो ये राइट और लेफ्ट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड उसका इधर रहा होगा और राइट इधर रहा होगा। तो ये कौन सी दिशा ऊपर वाली, उत्तर दिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। 19 का क्वेश्चन देखो भाई, ये कह रहा है कि प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 5% वृद्धि होती है, अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी रही हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। प्रथम वर्ष में आरंभ में जनसंख्या पूछ रखी है। अब डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, जैसा स्टेटमेंट में दे रखा है कि मेरे को पता नहीं भाई कितनी जनसंख्या थी, ठीक है, एक्स जनसंख्या थी, 5% वृद्धि हुई, मान लिया 100 पे वृद्धि हुई, कितना हो गया 105/100। अगले वर्ष क्या करा है, कमी हुई, कितनी हुई 5% की कमी, 100 में से 100 पे हुई, ठीक है। और लास्ट में जो जनसंख्या बनी वो कितने थे दूसरे साल के, 79,800, ये जनसंख्या थी। अब इसको सोल्व कर लो भाई, 5 से किया 21, 5 से किया 20, 5 से किया 19, 5 से किया 20, ठीक है। और इधर इसको करेंगे 19 से करते हैं, 19 चौके 76, कितना बच गया 3, और 19 दूनी 38, और ये हो गया 20, 21 दूनी 42, 200, ये 200 200 400 इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा 80,000। 80,000 इसका राइट आंसर है, 80,000 इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 20वां जो क्वेश्चन दे रखा है, दो बेलनों की त्रिज्याई, बेलन की त्रिज्या के बारे में बोल रहा है। दो बेलनों की त्रिज्या है 1 की 2 अनुपात 3 है,
और हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 5:3। ठीक है भाई। अब इसमें कह रहा कि उनके आयतनों के मध्य अनुपात बताइए। तो अगर हम आयतन की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, ये मान लिया पहला बेलन था, और अनुपात पाई आर स्क्वेयर एच यानी 2। तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वेयर, तो आर पहले की त्रिज्या कितनी है 2, इसका स्क्वेयर, इनटू में पहले की हाइट कितनी है 5, अनुपात में यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वेयर, फिर हाइट कितनी है 3। ठीक है भाई, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 अनुपात में 3 तिया 9 और 9 तिये 27, 20:27। ये इसका राइट आंसर हो जाता है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन थे एस्टेट पीजीटी लेवल 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 जनवरी को, उसके क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर कोई भी डाउट अगर रहता है किसी भी सवाल को लेकर के, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो देखो भाई एग्ज़ाम 3 जनवरी को भी है। ठीक है, उसमें देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, उनका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। बीच में जो है भाई कुछ आकस्मिक कारणों की वजह से वीडियो नहीं मिल पाई आपको, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, आगे से इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है कि हरियाणा पुलिस ने भी अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ऑनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्म फिल कर दें, उसके बाद में एग्ज़ाम की डेट उन्होंने दे रखी है शायद मार्च के लास्ट वीक में, तो उसको लेकर के भी। और ग्राम सचिव का एग्ज़ाम अभी होना ही है 9 जनवरी को, 9 और 10 को है, तो उसके पेपर का सॉल्यूशन भी करेंगे, क्या कुछ क्वेश्चन आएंगे उनमें। ठीक है, तो तब तक के लिए भाई नमस्कार, मिलते हैं अगले कुछ नए सवालों के साथ में। ठीक है।